हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग यूपी टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक है उनसे ही समास प्रश्नोत्तरी डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भाई बहन देखते हैं मेरी क्लास को, लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि समास के जितने भी छोटे छोटे पद आ रहे हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि समस्यमान पद किसको कहा जाता है और समस्त पद किसे कहा जाता है। इसकी ही चर्चा होनी आज है। तो हमने कहा था अगली क्लास में कराएंगे। तो चलिए समझते हैं हम समस्यमान पद किसे कहते हैं। तो समास किए जाने वाले पद को समस्यमान कहते हैं। अर्थात समास किए जाने अर्थात कोई भी पद है और उसको हमें समास करना है। तो समास जब हम करते हैं, जब समास की क्रिया होती है करने की, तो उसको ही समस्यमान पद कहा जाता है। देखिए ऊपर लिखा भी है, समास किए जाने वाले पद को समस्यमान कहा जाता है। जैसे समझिए, राज्ञः पुरुष, जब राज्ञः पुरुष कहते हैं, राजन पुरुष, राजन पुरुष है, उसका जब हम समास करेंगे तो पद बनेगा राज्ञः पुरुष। तो जो राज्ञः पुरुष बन रहा है इसी को हम समस्यमान पद कहेंगे। ठीक है, तो जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमुख। चंद्रमुख, तो आपका मुख चंद्रमा है, करें कि जो मुख है वो चंद्रमा है। तो मुख तो चंद्रमा होगा नहीं, चंद्रमा के समान होगा। तो चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, जो इतना पद बन रहे हैं इसको ही हम कहेंगे समस्यमान पद। ठीक है, तीसरे उदाहरण देखिए। आशा करते हैं अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो जितने आप उदाहरण करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो तीसरे उदाहरण पे आइए। तीसरा उदाहरण है पाणि च पादौ च, पाणि पाद। जो ये पाणि च पादौ बना यही समस्यमान पद बना है। ठीक है, यही समस्यमान पद कहलाता है। चलिए अगले चलते हैं। समस्यमान पद के बाद आता है समस्त पद किसे कहेंगे। दिमाग में चलता है ना कि समस्यमान पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। तो समस्यमान पद क्लियर हो गया और समस्त पद पे चलते हैं कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, समस्त पद। ठीक है, समस्त पद समास करने या प्राप्त हुआ पद। जैसे हम समास कर रहे हैं इसका, जब समास हम इसका कर रहे हैं राज्ञ पुरुष का, राजन पुरुष का, तो राज्ञ पुरुष बन रहा है। तो समास जब कर रहे हैं, समास करने या समास करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, सब जो हमें मिलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, समस्त पद का बोलते हैं। जैसे राजन का हम लोग किए, राज पुरुष का हमने किया, राज पुरुष का हमने किया राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष। ठीक है, जब राज्ञ पुरुष किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, राजपुरुष प्राप्त हुआ। ठीक है, राजपुरुष प्राप्त हुआ। तो वही जो राजपुरुष प्राप्त हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, राजपुरुष को ही हम समस्त पद बोलेंगे। राज्ञ पुरुष का राजपुरुष जब बना तो ये समस्त पद कहलाया। वैसे ही चंद्र यु मुख, चंद्र यु मुख का जब चंद्रमुख बना है, चंद्रमुखम बना है, उसको ही क्या कहेंगे हम, समस्त पद। अब पाणि च पादौ, जब पाणि पादम बना है ये क्या कहलाए, समस्त पद कहलाए। जो हमें पद समास करने के बाद जब वो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। आइए, विग्रह क्या होता है। देखिए इन शब्दों का, ये ऐसे शब्द होते हैं कि जो हमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। समस्त पद, समस्यमान पद, विग्रह, वृत्ति, ये सब प्रातिपदिक, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समास का भी परिचय पढ़ रहे हैं कि समास में जो ये सब जो शब्द बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या होते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं इस क्लास को लेकर आई हूँ। तो आइए अब देखते हैं हम लोग विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, विग्रह विग्रह दो प्रकार के होते हैं। आप जानते ही होंगे
विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो विग्रह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होता है? सबसे पहले जानिए। ये तो जान लिए कि विग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह क्या होता है? तो लोक व्यवहार में प्रचलित, जो हमारे व्यवहार में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रचलित है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक विग्रह। लोक व्यवहार में जो प्रचलित है वह कहलाता है लौकिक विग्रह। जैसे राजज्ञः पुरुष, राजपुरुष। अगर राजपुरुष का समास हम जब करते हैं तो बनता है राज्ञः पुरुष, या राज्ञः पुरुष का जब प्रातिपदिक या समस्त पद प्राप्त होता है हमें, वह क्या कहलाता है? राजपुरुष। ठीक है। वैसे महान 400 पुरुष का हमें समस्त पद प्राप्त होता है महापुरुष, और ग्रामम गत का समस्त पद प्राप्त होता है ग्राम गत। तो देखिए अभी मैं समस्त पद बोल रही हूँ तो शायद आप लोग को अब समझ, अब कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया है कि समस्त पद क्या कहते हैं? समस्यावान पद कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अब लौकिक विग्रह भी आपको समझ में आ गया है कि लौकिक विग्रह मतलब लोक व्यवहार में जो प्रचलित है वो लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह व्याकरण की प्रक्रिया में करेंगे। व्याकरण की प्रक्रिया, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, दर्शाने वाला विग्रह। ठीक है। जब जहाँ पे नहीं बोला जाता है प्रकृति है, ये इसकी प्रकृति है, ये यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है। तो वही दर्शाने वाला विग्रह, जैसे राजन। देखिए राजन क्या है? 10 और शु क्या है इसमें? ठीक है। तो राजन गज पुरुष शु, अगर ऐसे शब्द लिखे हुए हैं तो इसको क्या करेंगे? ये लौकिक विग्रह हो रहे हैं। अगर ऐसे किसी भी शब्द का विग्रह किया जा रहा है तो इसको हम कहेंगे कि अलौकिक विग्रह हो रहा है। वहीं पे महत शु पुरुष शु, तो महापुरुष होगा यहाँ पे। महत शु पुरुष, ये जो महापुरुष है, महापुरुष का ही अलौकिक विग्रह किया गया है। तो महापुरुष का अलौकिक विग्रह करेंगे तो महत शु पुरुष शु, शुबंत प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। आम ग्राम में आम गत शु, ये क्या है? अलौकिक विग्रह है। ठीक है। आगे चलते हैं। आइए दूसरा शब्द देखिए, कर्मणि कुशल, कर्म कुशल, कर्मण गी कुशल शु, ये लौकिक अलौकिक विग्रह। विग्रह के स्वप, देखिए विग्रह के भी, अगर हम विग्रह कर रहे हैं उसके भी विग्रह की स्वपद विग्रह तथा अस्वपद विग्रह के रूप में भी 2 भेद किए जाते हैं। अब विग्रह के भी देखिए, एक लौकिक विग्रह था, एक अलौकिक विग्रह था, फिर उसके अंतर्गत भी स्वपद विग्रह और तथा अस्वपद विग्रह भी 2 होते हैं। तो स्वपद विग्रह किसे कहते हैं? तो स्वपद विग्रह है वृक्ष मूलम, वृक्ष से मूलम। शब्द एक उदाहरण समझिए स्वपद विग्रह का। जैसे शब्द दिया हुआ वृक्ष मूलम, तो वृक्ष मूलम का जब हम इसको विग्रह करेंगे तो वृक्ष से मूलम बनेगा। ठीक है। वहीं पे अगर बाढ़, दूसरा उदाहरण है बाढ़ हत, तो बाढ़ेन हत, बाढ़ के द्वारा मारा जा रहा है। अश्वपद विग्रह देखिए यहाँ पे, ये इधर लिख लीजिएगा। ठीक है। अश्वपद विग्रह क्या है? अनुरथम, अनुरथम रथ से पश्चात। ठीक है। ये क्या है? इसको हम, इसका हम, ये तो हम रट लिए हैं कि अनुरथम का रथ से पश्चात बनता है। ठीक है। अगर हमारे पास ये नया आता तो हम क्या करते बताइए? जिस प्रकार से हम स्वपद विग्रह कर रहे हैं कि वृक्ष मूलम, वैसे अनुरसस रथम कर देते, लेकिन ये गलत हो जाता क्योंकि अस्वपद विग्रह जो है उसके पश्चात लगते हैं। देखिए अनु क्या है? ये उपसर्ग है। अनुरथस, तो रथस्य पश्चात, रथ के बाद। अनु मतलब क्या है? यहाँ पे बाद ही है ना। अनु का अर्थ होता है बाद में, तो रथ से पश्चात, रथ के पश्चात। ऐसे ही और है उपगंगम, गंगा या समीप। देखिए यहाँ उप का अर्थ हो गया समीप में, संस्कृत में उप का जो अर्थ है वो समीप में हो गया है। ठीक है। तो गंगा या समीप, अर्थात अस्वपद विग्रह वो विग्रह कहलाते हैं जो बहुब्री
समास में अव्ययी भाव समास में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो अश्वपद विग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास वाले शब्द सब अश्वपद विग्रह के अंतर्गत आएंगे। अगर प्रश्न बनता है कि अश्वपद विग्रह कौन कौन से हैं, तो अश्वपद विग्रह में जैसे अनु हुआ, प्रति हुआ, और जितने भी उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग करके बस समास किया जाता है, तो आप इसको पकड़ लेते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव के जितने भी उदाहरण आएंगे वो सब अश्वपद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, के अश्वपद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं वृत्ति क्या होती है। वृत्ति तो परार्थाभिधानम वृत्ति समास परार्थाभिधानम वृत्ति, वृत्ति का जो सूत्र है परार्थाभिधानम वृत्ति है। समास आदि में अर्थात सूत्रार्थ देखिए इसका, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ। ठीक है, सूत्रार्थ करें कि समास आदि में जब शब्द अपने अर्थ को पूर्णतः या अंशतः, या तो पूर्ण रूप से या तो थोड़ा बाकी रहे। ठीक है, अंशतः का मतलब यही होता है ना कि थोड़ा कम, तो अंशतः आंशिक रूप को छोड़कर किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उसे वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, समास आदि में जब शब्द अपने अर्थ को पूर्णतः छोड़ दे या आंशिक रूप से छोड़कर किसी अन्य अर्थ का जब बोध कराता है, उसे हम क्या वृत्ति कहा जाता है, उसको वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, वृत्त तद्धि समासो, आइए वृत्त तद्धित समासो एक शेष सना पश्चात धातु रूपा पंचवृत्तय। वृत्ति के 5 भेद हैं। ठीक है, वृत्ति के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनापंत वृत्ति। ठीक है, तो वृत्ति के जो कितने रूप होते हैं, प्रश्न बनता है कि वृत्ति के कितने भेद होते हैं, तो वृत्ति के 5 भेद होते हैं और 5 के नाम है कृदंत, तद्धित, समास, एक शेष, सनापन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय।